Hi guys, this is Bittu Misra and welcome to Wisdom Makers. Today we are going to discuss ICSE board. The subject is history and the chapter is chapter number 3, that is Buddhism and Jainism, and this is the first lecture video of this chapter. इसके बाद एक और पार्ट आएगी जो पार्ट 2 होगी, ठीक है, और कंटिन्यूअस सीरीज में आती रहेंगी। तो बने रहिए विजडम मेकर्स के साथ। प्रिपेयर विथ बिट्टू सर एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज ICSE बोर्ड की हिस्ट्री चैप्टर 3 पार्ट 1 वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था चैप्टर 1 हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, मोहनजोदाड़ो, ये सब के बारे में। सेकंड चैप्टर हमने पढ़ा था वैदिक सिविलाइजेशन एंड थर्ड चैप्टर इज जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म। तो चलिए हम देखते हैं कि जब हमारा वैदिक पीरियड ना ख़त्म होता है ना, तो हमारा एक जैनिज़्म और बुद्धिज़्म मतलब जो धर्म का प्रचार मीन्स एडवर्टाइजमेंट ऑफ अ रिलीजियस इशूज़ मैटर्स, रिलीजियस कंसेप्शंस, ये सब चालू होते हैं और ये सबसे पहले आते हैं जैनिज़्म और बुद्धिज़्म में, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमें क्या क्या कवर करना है, तो सोर्सेज, क्या क्या सोर्स हैं जैनिज़्म के, कहाँ से मिले। तो ये जैनिज़्म के 3 सोर्स है जहाँ से हमें पता चलता है कि जैनिज़्म है क्या, बुद्धिज़्म है क्या, और क्या क्या इनमें प्रिंसिपल्स हैं। अंगास, तृप्तिकास एंड जातकास, ये सब इसके सोर्स हैं। कारण फॉर देयर राइज, अच्छा ये कैसे बढ़े 6th सेंचुरी में, ठीक है ना। ये 6th सेंचुरी की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। हमारा वैदिक पीरियड ख़त्म होता था 500 BC पे और हमारा जैनिज़्म में और बुद्धिज़्म में स्टार्ट होता है 500 to 600 BC के आसपास। मीन्स ये टाइम पीरियड में ये पूरा चलेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा इन द 6th सेंचुरी BC, ठीक है। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो लेक्चर में कि सेंचुरी क्या होता है, आप एक बार उसको देखिएगा वहाँ पे जाकर। आर्यंस जो है वो सेटल हो चुके थे ईस्ट में। हमने पढ़ा था कि ये साउथ में है तो इधर नॉर्थ साउथ ईस्ट इस डायरेक्शन होता है ना। हमने ये चीज़ देखा था कि जो आर्यंस है वो कहाँ सेटल हो चुके हैं, इधर साउथ में सेटल हो चुके हैं, साउथ ईस्ट में सेटल हो चुके हैं, इधर में, ठीक है ना। ये हमने देखा था। तो इसी के बारे में कि जब लेटर वैदिक पीरियड स्टार्ट हुआ था तो हमने टूल्स जो कि आयरन से बने होते थे इन सब का यूज़ करते थे फॉरेस्ट को क्लियर करने में, जंगलों को हटाने में, या फिर खेत को जोतने में, ठीक है ना, ताकि उससे सरप्लस प्रोडक्शन हो पाता था फूड ग्रेन्स का। ये सब चीज़ हम लास्ट क्लास में देख चुके थे। इसके बाद हमने डिटेल ये भी स्टडी किया था कि वो कैसे अपने जीवन जीते थे, कैसे रहते थे, और क्या उस समय किंगडम हुआ करता था, नहीं हुआ करता था, इन सब के बारे में हम देख चुके थे। दूसरा ये चीज़ इसमें देखना है कि जब वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे थे तो बहुत सारे चेंजेज हुए। क्या चेंजेज हुए, वो एक्सपेंड करते गए, अपना एक्सपेंसन करते गए, मतलब जो राज्य है उनका साम्राज्य है वो बढ़ता ही गया दिन पे दिन। और जब आप अपनी टेरिटरी को, अपने राज्य साम्राज्य को बढ़ाओगे तो सीधी सी बात है दूसरे के एरिया में जाओगे तो एक वार की स्थिति आ जाती है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो बहुत सारे ट्राइब्स हुआ करते थे इस जनरेशन में, इस ट्राइब्स हुआ करते थे और वो ट्राइब्स खेती करते थे, अपने एरिया को बढ़ाते थे और दूसरे के एरिया में चले जाते थे। तो वहाँ के ट्राइब्स और इनके बीच में हमेशा एक वार का सिचुएशन बना जाता था जब दूसरे के किंगडम में आप एंटर करते हो तो। और इस वार में, इस लड़ाई में जो ज़्यादा पावरफुल होता था, ठीक है ना, वो छोटे वाले या जो वीक होता था उसको हराकर उसकी टेरिटरी क्या कर लेता था, जीत लेता था। ये इसमें हमने पढ़ा था यहाँ तक। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें। तो इसमें हम बात करते हैं कि जैसे कि जो किंगडम हम जीतने की बात कर रहे थे, ठीक है ना, तो जो दिस किंगडम, ये जो किंगडम होते थे, जो बड़े बड़े लार्ज किंगडम होते थे, ठीक है, ये लार्ज किंगडम होते थे, इनको किस नाम से जाना जाता था, तो इनको जनपद के नाम से जाना जाता था। इनको क्या बोला जाता था, इनको जनपद बोला जाता था, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा, इनको जनपद बोला जाता था, ठीक है, इनको जनपद बोला जाता था। आगे देखिए, जो जनपद होते थे ना, ये बहुत सारे छोटे छोटे एरिया होते थे। तो जो जनपद ज्वाइन होंगे छोटे छोटे एरिया तो एक बड़ा एरिया बनेगा, ठीक है। छोटे छोटे एरिया ज्वाइन होंगे तो क्या बनेगा, एक बड़ा एरिया। और उस बड़े एरिया को हम क्या बोलेंगे, महाजनपद। जनपद छोटा एरिया हो गया और ज्वाइन होने के बाद जो बड़ा एरिया बनेगा उसको बोलेंगे महाजनपद, ठीक है। तो 6th सेंचुरी BC में क्या हुआ कि बहुत सारे वर्ल्ड हिस्ट्री की अगर बात करें उसमें
अप्रोच देखे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिला। क्या क्या? तो बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे थिंकर्स आए, ठीक है ना। कौन कौन से थे? तो जैसे जारासूस्त्रा था, तो ये आया, जिसको जोरास्ट्रा के नाम से जानते हैं पर्शिया में। तो ये आया, इसने कुछ बातें बताई, ठीक है। चाइना में जैसे कि ये आया, ठीक है। उसके बाद महावीर आए, गौतम बुद्ध आए। तो ये तो इंडिया में बात कर रहे हैं महावीर और गौतम बुद्ध की, ये लोग आए। तो इंडिया में क्या हुआ कि एक पीरियड चला ऑर्थोडॉक्स रिलीजन का, मतलब बिलीवियर्स का, प्रैक्टिसेस का, कि क्या चीज़ें बिलीव करनी चाहिए क्या नहीं। तो जो अलग अलग धर्म के लोग हैं, जैसे कि महावीर स्वामी आते हैं, तो ये जैनिज्म के बारे में बताते हैं। गौतम बुद्ध आते हैं, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, पहले एक राजा ही थे वो, ठीक है ना। तो वो आते हैं, तो वो बताते हैं कि बुद्धिज़्म क्या है, कैसे इसको फॉलो करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। तो अब देखिए हमें सोर्सेज कहाँ कहाँ से मिलते हैं, जो सोर्स की बात करते हैं, ठीक है ना। तो जो भी है जैनिज्म, बुद्धिज़्म, इनके सोर्स हैं। पहला तो अंगाज। अंगाज क्या है? जैन का एक स्क्रिप्ट है, ठीक है। इसको आगामास के नाम से जानते हैं। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी हम बात करते हैं जैनिज्म बुद्धिज़्म की, तो पहले की जो लिपि चलती थी, पहले की जो राइटिंग स्किल चलती थी, वो मगध से रिलेटेड थी। क्योंकि पूरा एरिया ये बिहार और मगध का ही है, तो ये मगध से रिलेटेड स्क्रिप्ट लिखी जाती थी। तो मगध देवनागरी स्क्रिप्ट एक चलती थी पहले में, ठीक है ना। उसी के बारे में यहाँ पे जिक्र होगा। तो बहुत सारे आपके लैंग्वेजेस जो हैं, इवन इफ इंग्लिश में रिटन है, बट ये हैं हिंदी के ही वर्ड्स, तो इनको थोड़ा ध्यान से देखना होगा। तो अंगमास के नाम से जानते थे, ठीक है, आगामास के नाम से, डैट इज़। अच्छा, ये क्या होता था? वाट, इनका कहने का मतलब था कि हम लोग जो है ना, हम जो है ना, वो डायरेक्ट कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? जो भगवान है उनके माउथ से, मुंह से जनरेट हुए, मुख से, ठीक है। इनका ये मानना था। तो इट इज़ जनरली एक्सेप्टेड दैट वाट एवर लॉर्ड महावीरा टॉड आफ्टर गेनिंग सम, मतलब कहने का मतलब कि जो भी उन्होंने, महावीर ने बताया, ये लोग उस चीज़ को मानते थे और उनके डिसिपल्स थे, उनको फॉलो करते थे। तो इसीलिए इनको 12 पार्ट्स में बांटा गया था, ठीक है। 12 पार्ट्स कॉल्ड अंगास। देखिए 12 पार्ट्स कॉल्ड अंगाज। अंग का मतलब ही होता है पार्ट्स हिंदी में। तो 12 पार्ट्स में बांटा गया था, ठीक है। तो ये क्या होता था? तो बोल रहा है कि दीज अंगास आर कलेक्टिवली नोन एज द्वासंगी। इनको किस नाम से जाना जाता था? द्वासंगी के नाम से जाना जाता था। ये भी जो अंग होते थे ना, इनको द्वासंगी के नाम से जाना जाता था। द फोर मोस्ट ऑफ दीज अंगाज इज अचारंग सूत्र। इसको अचारंग सूत्रे बोलते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इनको 12 पार्ट्स को इन नाम से जाना जाता था, और जो अगला होता था वो उसको व्याख्या प्रगणपति, प्रगणपति, ध्यान से पढ़ना है, वो व्याख्या प्रगणपति के नाम से जाना जाता था, जो कि कॉमनली नोन एज भागवती सूत्र, ठीक है ना, भगवती, ठीक है ना, इस नाम से जाना जाता था। जबकि बाद वाले जो होते थे, कोड ऑफ कंडक्ट होते थे जैन मॉन्क के, मतलब ये उसके बारे में बताते थे कि ऐसे रिलीजन को फॉलो करना और ये काम करना है, ठीक है। तो ये इनका मेन प्रिंसिपल्स था और ये इसको मानकर फॉलो करते थे। फिर आता था कि 12 ऑक्सिलरी वर्क्स होते थे, उनको किस नाम से जाना जाता था? उप अंग के नाम से जाना जाता था। जैसे आपका एक टाइटल होता है, ठीक है, तो दूसरा क्या होता है उसके नीचे? सब टाइटल होता है। तो वैसे ही हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, कि एक अंग हो गया, ठीक है, उसके नीचे क्या हो गया? उप अंग हो गया, उप अंगा हो गया, ठीक है। इस नाम से इनको जाना जाता था। तो उप अंगा वही है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। इट इज़ सेड दैट दिस अंगाज एंड उपअंगा वे आर नॉट रिटन फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऐसा माना जाता था ना कि ये जो अंगा है और उपअंगा है, ये काफ़ी लंबे समय के लिए नहीं लिखे जाते थे, कुछ समय के लिए लिखे जाते थे, फिर ये गुजर जाते थे। तो जो नया राजा आता था वो अपना कहानी या कुछ अपना बताता था, मतलब जो भी अपना राजा की बात करें, मतलब जो भी अपना कोई शासक आता था, प्रशासक आता था, तो फिर वो अपनी बातें बताता था, ठीक है, कि हमारे में ये लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, इसको देखने के लिए। चलिए अब आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू फेमस हिस्ट्रियन आरसी मजूमदार, इनका नाम बहुत बार आता है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला? 4th सेंचुरी के करीब में अच्छा ये आए थे, कहाँ पे? साउथ बिहार, ठीक है ना। तो इन्होंने जैनिज़्म के बारे में, ठीक है ना, जो कि भद्रा बाहू के द्वारा रूल किया जाता था साउथ इंडिया में, उससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी, उससे बहुत सारे प्रिंसिपल सीखे, जैनिज़्म के बारे में उन्होंने जाना, ठीक है।
क्या जाना कि पहले ना इसका पटना पटना जो होता था उसका नाम था पाटलिपुत्रा, तो पहले पाटलिपुत्रा के नाम से जाना जाता था। तो वहाँ पे क्या था कि बहुत सारे लॉज और ऑर्डर थे, ठीक है। तो जो लॉज एंड ऑर्डर थे वो कहीं ना कहीं जैनिज़्म से डिराइव्ड थे। मैंने आपको पहले भी बोला है कि मगध जो बिहार का क्षेत्र है खासकर वो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। बाद में क्या हुआ कि उसने ये भी जाना, तो द रिज़ल्ट इसका क्या कारण है, तो द रिज़ल्ट वाज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द 12 अंगास। तो ये जो भी शासन प्रशासन चलाते थे या जो भी एक काउंसिल बनाते थे, ये 12 अंग जो हमने जैनिज़्म में पढ़े थे उन्हीं से रिलेटेड हुआ करते थे, ठीक ना। आगे देखिए फिर हुआ क्या कि वल्लभी गुजरात में जो है 5वीं और 6ठी शताब्दी के करीब करीब हुआ क्या कि एक फाइनल कलेक्शन मिला स्क्रिप्ट का, ठीक है, जो कि उस समय अर्ध मगधी प्राकृत लैंग्वेज से रिलेट करता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पहले बोला था कि मगध से ही रिलेटेड है और प्राकृत लैंग्वेज की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक लैंग्वेज मिला अर्ध मगधी प्राकृत लैंग्वेज। अर्ध का मतलब आधा, मगधी का मतलब मगध, प्राकृत का मतलब आप जानती हैं और लैंग्वेज मतलब आप जानती हैं। तो आधा मगधी लैंग्वेज से मिलता जुलता कुछ एक स्क्रिप्ट मिला था। ये लोग पहले वैसे ही ये स्क्रिप्ट में बोलते थे, लिखते थे, मतलब इनका कम्युनिकेशन होता था। तो इसीलिए अंगा को मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता था, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। चलिए आगे आते हैं। अगला है त्रिपिटिकास। ये क्या होता था, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लिटरेरी वर्क्स होता था बुद्धिस्ट के द्वारा। ध्यान रखिएगा ये बुद्धिस्ट के बारे में है, ठीक है ना। तो त्रिपिटिकास का मतलब ही होता था, देखिए त्रि से मतलब बना थ्री, ठीक है ना। पिताकास बास्केट बोलते हैं बुद्धिस्ट कॉलेज, ठीक है। तो बोलते हैं थ्री बास्केट ऑफ बुद्धिस्ट कैनन, किसको, त्रिपिटिकास। तो अभी जो आपके MCQs में जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। व्हाट इज़ द टर्म रिलेटेड टू त्रिपिटिकास, तो 4 ऑप्शन रहेगा, थ्री बास्केट ऑफ बुद्धिज्म कैनन या समथिंग ऐसे करके, ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है। द अर्लीस्ट राइटिंग ऑफ दिस टेक्स्ट, ये जो होता था काफ़ी लंबा होता था, काफ़ी पत्तों पे लिखते थे, ठीक है। और जो पंख होते थे या जो वन साइडेड जो मतलब जो एक लकड़ी का छोटा सा पॉइंटेड चीज़ होता उससे लिखा करते थे ये, ठीक है। और उसको ना बास्केट में रखा करते थे। देखिए इन्होंने 3 बास्केट बनाए थे, ठीक है, ये 3 बास्केट में रखते थे। जैसे कि अगर इनको कुछ लिखना होगा तो इस बास्केट में डालेंगे, फिर इसमें डालेंगे, इसमें डालेंगे, तीनों की अलग अलग कैटेगरी बटी हुई थी तीनों बास्केट की। वो क्या थी देखिए आगे मिल जाएगा आपको। तो 3 बास्केट इन्होंने बनाए थे। तो पहला है विनाया पिता का, ठीक है, ये क्या था, तो ये रूल और रेगुलेशन से रिलेटेड बास्केट था, ठीक है ना, जिसमें जो भिक्षुक थे, इनको भिक्षुक थे, ये उसमें रखते थे, ठीक है। इसमें एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, कस्टम, आर्ट एंड पीरियड का टाइमलाइन मिलता है। क्या है, विनाया पटाखा, ये है वो बास्केट। देखिए आप ध्यान से देखिएगा, ये है विनाया पटाखा ऐसा में, ठीक। अगले आते हैं नेक्स्ट है सुत्ता पिता का। ये क्या होता था, तो इसमें ना देखिए डिस्कर्सेस of the Buddha or the various occasions. It also discourses of some disciples of Buddha such as Sariputta, Ananda and other. इसमें बुद्धा के डिसिपल्स, इनके बारे में खुलासा देखने को मिलता है, उल्लेख देखने को मिलता है। ये है आपका सुता, ठीक है। तीसरा आएगा आपका अभिधामा। देखिए अभिधामा क्या है, तो अभिधामा यहाँ पे है, आप देख रहे हैं ऐसा। इसमें क्या मिलेगा, तो इसमें बुद्धिज़्म की फिलॉसफी मिलेगी। समझ में आ गया, फिर से रिवीजन करते हैं। पहला क्या था, विनाया में हमने क्या पढ़ा था, याद है, हाँ, विनाया में हमने पढ़ा था कि इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस की मिलती हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था सुता में क्या पढ़ा था, इसमें पढ़ा था कि बहुत सारा ओकेजनल्स जो है ओकेजन्स में या बहुत सारे डेसिपल्स जो होते थे, इन तीनों के बारे में, इसके बारे में पढ़ा। उसके बारे में हमने क्या पढ़ा, फिर अभिधामा में क्या मिला हमें, इनकी फिलोसफी मिलती है, ठीक है ना। ओके गाइस, आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं जातक क्या है। जातक एक प्रकार से एक कहानी सुनाने वाली और बुद्ध की जन्म की कहानी सुनाने वाली एक प्रकार से एक रिटेन सोर्स है, ठीक है ना, जिसमें ह्यूमन और एनिमल्स के फॉर्म में इसको बताया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है, टेल्स विच डिस्क्राइब द प्रीवियस बर्थ ऑफ द बुद्धा, बुद्ध का पहले जन्म कैसा था, क्या थे, इसके बारे में ये सब चीज़ें बताई गई हैं। इसी को बोला जाता है जातक, ठीक है ना, यही जातक का मतलब हुआ।
अच्छा, ईच टेल, जो भी टेल का मतलब एक्चुअली होता है पूछ, लेकिन कहने का मतलब कि जो आपके पिछले जन्म में हुआ जो भी, वो आपको क्या बताता है। ईच टेल बिगिंस बाय नथिंग द ओकेजन दैट प्रॉम्प्ट्स इट्स टेलिंग एंड विद द बुद्धिस्ट आइडेंटिफाइंग लाइव्स द पीपल इंट्रोड्यूस योर स्टोरीज सच पीपल फ्रॉम द पास्ट। पास्ट में जो लोग क्या करते थे, वो उनका जन्म कैसा था, वो क्या थे, जानवर थे या पेड़ पौधे थे, ये क्या था, उनके बारे में बता रहा है, ठीक है ना। द फ्यूचर बुद्धा में अपीयर इन देम एज अ किंग, तो कहने का मतलब है कि ऐसा मानते थे लोग कि जो अगर हम इसको फॉलो करेंगे, हम ऐसे रास्ते पे चलेंगे बुद्धिज़्म के, तो हम बाद में जाकर एक कहीं ना कहीं एक अच्छे जन्म में वो विश्वास रखते थे कि एक मोक्ष को प्राप्त होंगे, ठीक है, ऐसा वो मानते थे। चलिए तो आगे देखिए, इसमें बहुत सारी कहानियाँ बोली गई हैं एलिफेंट के बारे में कि एक गॉड का प्रतीक है, ठीक है, ऐसा कुछ करके आप इसको देखिएगा। चलिए आगे देखिए, मिनी जातक, बहुत सारे जातक जो कहानियाँ होती थी उसमें क्या बोला था कि वो महाभारत के पैरेलल चलती थी, जैसे जैसे महाभारत वैसे वैसे ये, ठीक है। नॉन बुद्धिस्ट लिटरेचर, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जातक जो कि बुद्धिज़्म से अलग होकर बुद्धिज़्म नहीं मानने वाली लिटरेचर भी इसमें दी गई है, मतलब अलग लिटरेचर, अलग रिलीजन की। तो जातक का स्टोरी जो है हैव आल्सो बीन, ये काफ़ी ज़्यादा स्कल्पचर और पेंटिंग में भी देखने को मिला है, ठीक है ना। अगर ए के वार्डर के हिसाब से देखें, एक हिस्ट्रियन थे, एक स्कॉलर थे, इनके हिसाब से देखें तो जातक जो है वो हमें बहुत सारे बायोग्राफीज़ के बारे में बताता है बुद्धा का, ठीक है ना। वो क्या थे, कैसे करते थे, कब जन्म हुआ, क्या हुआ, इनके बारे में। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पेंटिंग जो है जातक का, ये जातक की पेंटिंग है, यहाँ पे दिखाई गई है। ये सब पेंटिंग से बुद्धिज़्म का एक अनुमान लगता है कि बुद्ध अपने पिछले जन्म में क्या क्या थे, ठीक है। आप इस पॉइंट्स को ज़रूर देखिएगा अपने बुक में। अब आके देखिए अर्ली पीरियड में होता क्या था कि जो प्रीवियस लाइफ है बुद्धा की, ठीक है ना, बायोग्राफी का मटेरियल है गौतम बुद्धा की अपनी जो लाइफ है उसके बारे में जातक ने इनमें बताया गया। आगे आते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कि क्या क्या कारण थे कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म बहुत ज़्यादा फेमस हुए, ठीक ना। तो देखिए, पहला कारण है रिएक्शन अगेंस्ट रिचुअलिज्म। ये क्या था इसके बारे में जानते हैं। तो उस समय लोग क्या होते थे, ऑर्डिनरी पीपल होते थे, ठीक है। तो इनका मानना था कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मटेरियल भी नहीं अपनाना है, ठीक है। जो आपके पास आसपास चीज़ें हैं उसी से काम चलाना है, इनके ये प्रिंसिपल्स में था। जैनिज़्म बोलता है कि ऐसा विचारधारा अपनाओ कि हमारे छींक से भी, हमारे एक छींक से भी, हमारे सांस लेने से भी एक चींटी की मौत ना हो, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक सूक्ष्म जीव ना मरे, ये इनके प्रिंसिपल्स में लिखा हुआ है। बट बुद्धिज़्म क्या बोलती है कि इतना, बुद्धिज़्म बोलती है ऐसा मार्ग को फॉलो करो, ऐसा रास्ता अपनाओ जो ज़्यादा ना सरल हो और ना ही ज़्यादा कठिन हो। कहने का मतलब एक सिंपल मार्ग अपनाना है, नॉट नॉट इज इट इज़ ईजियर नॉर इट इज़ कम्प्लेक्स, ना ही ज़्यादा कम्प्लेक्स हो और ना ही ज़्यादा ईजियर हो, एक नॉर्मल सा मार्ग अपनाना है, ठीक है। तो ये इनका मानना था और इसीलिए बुद्धिज़्म और जैनिज़्म थोड़ा बहुत डिफरेंस है इनमें। क्या क्या है उसको आगे देखेंगे। आगे अभी पढ़ते हैं कि क्या क्या कारण थे। तो पहला कारण था रिएक्शन अगेंस्ट रिचुअलिज्म, मतलब कि कैसे रिलीजियस सेरेमनीज जो हैं उस समय क्या होती थी और कैसे ये एक्सपेंसिव होते थे। बाकी सब धर्म में देखो तो रिलीजियस सेरेमनी काफ़ी एक्सपेंसिव होते थे, लेकिन इनके प्रीस्ट बोलते थे कि आपको ऐसा कुछ नहीं करना, आप जैनिज्म में आ रहे हो ना, आप कॉमन मैन हो, आपकी जो प्रिंसिपल्स है लाइफ की वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये रिचुअल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसलिए आपको सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव रखना है। इसीलिए बोला जाता था कि इसमें क्या मानते थे ये, द फेथ वाट डेट वेर सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव, ये इनका कहना था जैनिज्म का, ठीक है। दूसरा कारण जो हुआ फैला यहाँ पे वो हुआ करप्शन इन रिलीजन। आप देखेंगे बहुत सारे रिलीजन में करप्शन होता था, ठीक है ना। धर्म के नाम पे ये करो, धर्म के नाम पे वो करो, ऐसा करो वैसा करो, ऐसा कुछ नहीं है। लोग फ्रॉडगिरी करते थे, पैसा लेते थे, ठीक है। तो इनमें ऐसा कुछ नहीं था। इनमें ऐसा सीधा सी बात है कि आप ऑर्डिनरी पीपुल हो, आप चुपचाप याजना करो, ठीक है, हाउस होल्ड राइट्स अपनाओ, बस, और कुछ नहीं। मतलब जैसे कि क्षत्रिय जो है वो प्रोटेस्ट करते थे, ठीक है, प्रैक्टिसेस का। तो कॉमन मैन जो है वो क्या करेगा, तो वो क्या करता था, टू द एटीट्यूड टू द प्रिस्ट, बोथ जैनिज्म बुद्धिज्म वेयर फाउंडेड बाय टू क्षत्रियाज प्रिंसेस। तो कहने का मतलब ये है कि इनकी जो मार्ग थी वो काफ़ी एक्सपेंसिव नहीं थी, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ लोगों के बीच में। और इसीलिए कहीं करप्शन की बात ही नहीं होगी। जब सिंपल आदमी रहेगा, सिंपल लिविंग रहेगी, हाई थिंकिंग रहेगी, तो करप्शन की तो बात ही नहीं आती। अपनी इच्छाओं को आप कंट्रोल में रखो, मन को शांत में रखें, तो ये इनका मानना था।
तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ प्रीस्ट और क्षत्रियास लोग के बीच में, क्षत्रियों के बीच में। चलिए आगे देखते हैं। अगला आया रिजिड कास्ट सिस्टम। आप जानते हैं कि पहले के टाइम में बहुत ही रिजिड कास्ट सिस्टम होता था, ठीक है ना। 4 पार्ट्स में सोसाइटी डिवाइडेड थी, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये काफ़ी रिजिड हुआ करता था। बट इनका मानना था कि हम हमारा रिलीजन फॉलो करो, हमारे में कोई कास्ट सिस्टम नहीं है, ठीक है ना। कोई भी फूड, कास्ट, ड्रिंक, इन सब के बेसिस पे कोई भी इंटरचेंज नहीं किया गया। इसलिए ये रिस्ट्रिक्शंस रखते थे कास्ट, फूड, ड्रिंक और मैरिज के बेसिस पे, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ रिस्ट्रिक्शंस उस समय हुआ करता था। इनमें कुछ ऐसा नहीं था कि कोई कास्ट डिवीज़न होगा, कोई सोसाइटी डिवाइडेड होगी। अगला है डिफ़िकल्ट लैंग्वेज। अगला है डिफ़िकल्ट लैंग्वेज। पहले है कि बहुत सारे रिलीजन से थे, लैंग्वेज डिफ़िकल्ट हुआ करता था, लेकिन ये जनरली संस्कृत को कंसीडर किया करते थे, ठीक है ना। तो इसीलिए अगर हम वैदिक लिटरेचर की बात करें तो इसमें संस्कृत काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता था, संस्कृत का काफ़ी महत्व है। तो इसीलिए ये लोग क्या करते थे, संस्कृत को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो किया करते थे। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे लोग जो जिनके लिए लैंग्वेज ईजी पड़ता था, तो वो सोचते थे कि ये रिलीजन हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। तो इसलिए ये भी कारण रहा है कि जैनिज़्म और जो बुद्धिज़्म है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ है बिकॉज ऑफ द डिफ़िकल्टी ऑफ लैंग्वेज। नेक्स्ट इज द पॉलिटिकल सिचुएशन। अच्छा, पॉलिटिकल सिचुएशन की बात कर लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं क्या है। तो आपने देखा होगा 6th सेंचुरी में मगध का शासन चल रहा था, जो कि बिम्बिसार। इसकी हिस्ट्री का भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। मैं आपको एसएससी और बैंकिंग, एसएससी, डिफेंस और पीसीएस से जो रिलेटेड वीडियोज़ हैं हिस्ट्री की, उसमें बताऊंगा पूरा डिटेल में कि मगध के शासन के बारे में। आप उसमें डिटेल स्टडी कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें 6th सेंचुरी में मगध जो है वो बिम्बिसार के द्वारा रूल किया जा रहा था, और बाद में जब बिम्बिसार मरता है तो उसकी गद्दी को संभालने वाला आता है कौन, अजातशत्रु। इसका नाम ही अजातशत्रु, कभी ये गुलाम हो ही नहीं सकता। आगे देखते हैं। बोथ दिस रूलर आर लिबरल। ये काफ़ी ज़्यादा ना लिबरल और टॉलरेंटेड है, ठीक है ना। टोलरेट किया करते थे हर एक बात को, लेकिन कभी भी एक सीमा होती है, एक लिमिट होता है उसको, और बाद में ये लिमिट टूटी, इसको बाद में देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। दे टू वेयर फ्री फ्रॉम ब्राह्मणिक इन्फ्लुएंस। देखिए ये इन सब इन्फ्लुएंस से फ्री थे, ठीक है ना, कि ये सब जो रिचुअल्स हैं इनसे अलग हुआ करते थे। तो व्हेन द अपॉर्चुनिटी केम देयर पैटर्नाइज विद जैनिज्म। तो इसीलिए ये किस चीज़ को मानने लगे, जब ऐसा उनको मौका मिला तो ये कहीं ना कहीं जैनिज्म और बुद्धिज़्म को बाद में फॉलो किया करने लगे। इनके राज्य में भी बहुत सारे जैनिज्म और बुद्धिज़्म फॉलो किया जाने लगा लोगों के द्वारा। अगला आते हैं एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। एग्रीकल्चर इकोनॉमी का मतलब क्या है कि हम जानते हैं कि एनिमल्स को मार दिया जाता था उस समय, है ना। आप देखते थे मार दिया जाता था, ठीक है। और खासकर फार्मर्स, और किलिंग ऑफ एनिमल्स टू परफॉर्म सेक्रीफाइस वाज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर इन द गंगेटिक वैली। तो उस समय जानवरों को मार दिया जाता था सेक्रीफाइस के लिए, ठीक है। इस प्रकार से आयरन जो है, आपने पढ़ा है आयरन, उससे बहुत बड़े टूल्स बनते थे, ठीक है। तो आयरन हैड मेड द एनिमल ड्रॉन प्लगिंग पॉपुलर। तो होता क्या था कि आपने पहले पढ़ा था कि जानवरों को मार देते थे। तो ये लोग अब जानवरों को मारने के लिए नहीं बोलते थे, बोलते थे कि उनका यूज़ करो, डोमेस्टिक पर्पज से यूज़ करो। कैसे करो, तो आपने देखा होगा ऑक्स या जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते थे, तो उनसे जो आयरन से सब्सटेंस बने होते थे, आयरन से जो टूल बना था वो उनके पीछे बांध देते थे और उससे खेतों की प्लगिंग किया करते थे, उनकी जुताई किया करते थे, ठीक है। तो जब आयरन का आविष्कार हुआ, आयरन का जब इन्वेंशन हुआ, आयरन जब बिना, तो खेत जो कि ऊपर ऊपर पहले जोते जाते थे, अब वो काफ़ी डीपली जोते जाने लगे। तो उससे क्या हुई, फर्टिलिटी सॉइल की बढ़ी। और जब आप जानते हैं ना, मिट्टी को अच्छे से अगर जोता जाए, अच्छे से प्लग किया जाए, तो उससे ह्यूमस कंटेंट, फर्टिलिटी बनती है, नाइट्रोजन उसमें प्रॉपर जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, ह्यूमस बढ़ती है, तो उससे फर्टिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। फर्टिलिटी होगी तो ऑब्वियसली जो क्रॉप्स प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा पैमाने पे होगा। तो उससे क्या होता था, किसान भी अमीर होते जाते थे। तो कहीं ना कहीं एक रिलेशन रहा है एग्रीकल्चरल इकोनॉमी की वजह से, इनमें ये चीज़ें देखने को मिली हैं। नेक्स्ट इज़ द जैनिज़्म को आप डिटेल में पढ़ेंगे कि जैनिज़्म क्या है, फिर ये क्या है, बुद्धिज़्म क्या है। इसको आते हैं और इसको हम पढ़ते हैं डिटेल में, ठीक है। तो इसको हम जो पढ़ेंगे ना जैनिज़्म को, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। इसीलिए गाइस नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा, और जब भी आप पढ़िए ना, कंटिन्यूअस सीरीज़ देखिए। जैसे पार्ट 1 देखा आपने, पार्ट 2 देखा, फिर पार्ट 3, ऐसे कंटिन्यू देखते रहिए। और एक जो लास्ट पार्ट आएगा वो आएगा क्वेश्चन आंसर का सेशन, उसको भी जरूर अटेम्प्ट करना है। चलिए गाइस, तब तक के लिए बने रहिए विजडम मेकर के साथ, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।